हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में 1 से 3 अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर है उन पर हम लोग चर्चा करते हैं और आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, चाहे वो दैनिक जागरण से हो, द हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई से ली गई महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित किया जाता है। साथ ही साथ आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के जो महत्वपूर्ण इनपुट्स होते हैं उनको यहाँ पर समाहित किया जाता है। ये क्लास देखा जाए तो आपके प्रीलिम्स के फैक्ट भी यहाँ से मिल जाते हैं और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं जिनको आप वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह अपने मेंस एग्जाम में ऐड कर सकते हैं, जिनसे आपका आंसर जो होता है वो इनहांस होकर आता है और औरों से अलग लगता है आपका आंसर। जब भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हो या फिर स्टैटिक जीके का भी कोई अगर जो सवाल आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जा रहा है, स्टैटिक का सवाल पूछा जा रहा है, वहां पर करंट से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ है और उस इवेंट की तुलना या इवेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अपने पेपर में एक बॉक्स में या फिर डायरेक्टली हाईलाइट करते हुए लिखते हैं, तो टीचर के ऊपर जो एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको अच्छे नंबर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए यहाँ पर ये प्रीलिम्स के फैक्ट भी आपके तैयार होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड मटेरियल भी यहाँ से तैयार हो जाता है। और देखा जाए आज अपने इस वीडियो हम लोग 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। देखा जाए सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर क्या है, एक एक कर पॉइंट पर चर्चा करें तो अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष है इसके बारे में देखते हैं क्या है खबर। देखा जाए तो पटना में, ठीक है, पटना में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, देखा जाए तो ये पहले केरल के राज्यपाल थे और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो थे वो बिहार के राज्यपाल थे। दोनों का एक्सचेंज हो गया। जो आरिफ मोहम्मद खान थे उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया और जो केरल के राज्यपाल बने हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए पटना में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 4 दिवसीय उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, अब ये याद रखना, ये जो अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, इसका आयोजन किया गया था पटना में। ये जरूर याद रखना, पटना में इसका आयोजन किया गया था। देखा जाए यहां पर तो इस महोत्सव में 16 देशों के 550 से अधिक लेखक, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां भाग ले रही हैं जो 100 से अधिक भाषाओं में प्रतिनिधित्व करती हैं। यह कार्यक्रम देखा जाए तो 90 सत्र इसमें आयोजित होंगे जिनमें कविता पाठ, पैनल चर्चा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य साहित्यिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक विचारों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी देखा जाए उद्देश्य से प्रेरित ये उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर देखा जाए जो 72वीं बीपीएससी देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भूटान के साथ पहली बार क्रॉस बॉर्डर लिंक की घोषणा हुई है। भूटान के साथ देखा जाए तो भारत ने पहली बार क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की घोषणा की है। यानी कि अब सीधे देखा जाए तो जैसे बांग्लादेश के साथ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सुविधा उपलब्ध है, भारत की और बांग्लादेश के बीच में मैत्री, ठीक है, उसी मैत्री रेल चलती है, उसी प्रकार से देखा जाए तो ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की घोषणा भारत ने की है भूटान के साथ। अब देखा जाए तो भूटान भी ट्रेन जाया करेगी, भारतीय ट्रेनें। देखा जाए यहां पर चर्चा करते हैं, भारत ने भूटान के साथ 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना की घोषणा की है जिनकी कुल लागत कितनी होगी, तो यहां पर देखा जाए 4033 करोड़ रुपए से लागत होगी इसकी। अगर देखा जाए भारत भूटान संबंध, ठीक, भारत भूटान संबंध से रिलेटेड अगर पॉइंट आपकी मुख्य परीक्षा में आता है, ठीक है, मुख्य परीक्षा में आता है तो वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह काम करेगा ये पॉइंट। ठीक है, याद रखना कि भारत ने भूटान के साथ 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना की घोषणा की है जिनकी कुल लागत 4033 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इसमें देखा जाए तो कोकराझार गेल्फू लाइन जो 69 किलोमीटर की और बनरहाट तामसो लाइन ये 20 किलोमीटर लंबी है, ये शामिल है। तो ये दोनों लाइन का नाम आप मेंशन कर देना हाईलाइट करके, और ये दोनों लाइन देखा जाए भारत ने घोषणा की है इन दोनों लाइनों की। ठीक है, यहां पर देखा जाए जिनमें स्टेशन, पुल और मलखान इत्यादि बनाए जाएंगे। परियोजना का वित्त पोषण जो है ये भारत करेगा जबकि भूटान इनका हिस्सा, ठीक है, भूटान इनका हिस्सा अपनी जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है उसके तहत प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि भूटान के साथ 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। देखा जाए तो अगले 3 से 4 वर्षों में यह परियोजना पूरी हो जाएगी और दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी ये योजना। साथ ही साथ उनकी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा बनाने का प्रयास भी इसके माध्यम से किया जाएगा। अगली खबर देखें, विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है।
ठीक है। ये जो विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर जो उड़ान यात्री कैफे है, उड़ान यात्री कैफे, ठीक है, यहाँ पर जो उड़ान है, उड़ान का पूर्ण रूप एक बार आपसे यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो उड़ान का पूर्ण रूप क्या होता है? उड़ान का पूर्ण रूप है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ये उड़ान परियोजना का पूर्ण रूप है। और इसी के तहत देखा जाए उड़ान यात्री कैफे जो है, इसका उद्घाटन विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। आइए देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है। यहाँ चाय जो है 10 रुपए और कॉफी स्नैक्स मिठाइयाँ 20 रुपए में मिला करेंगी। अक्सर होता क्या है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, जैसे अभी एक मीम वायरल होता है, इस टाइम एक मीम वायरल हो रखा है, वो मेरठ का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका नाम क्या है, और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो पूछते हैं कि 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जो चीजें आम पब्लिक बाहर अफोर्ड करती है, एक निर्धारित मूल्य होता है, वो जब आप एयरपोर्ट एरिया में जाते हैं तो वहां पर उसका मूल्य कई गुना ज्यादा होता है। जैसे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न आप बाहर खरीदते हैं तो वही पॉपकॉर्न आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन आप फिल्म जब सिनेमा देखने जाते हैं तो अंदर जब आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो वही पॉपकॉर्न आपको 250 और 280 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही है कि जो एयरपोर्ट एरिया होता है वहां पर अंदर देखा जाए तो जो कॉफी है, चाय है, इत्यादि जो चीजें होती हैं, खाने पीने की जो चीजें होती है, बहुत महंगी होती है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये उड़ान यात्री कैफे ये पहल स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर देखा जाए इसके तहत किफायती दरों पर जो खाने पीने की जो भोज्य सामग्रियां हैं वो आसानी से उपलब्ध होंगी। देखा जाए इसके साथ ही विजयवाड़ा भारत का 7वां हवाई अड्डा बन गया है जहां पर यह सुविधा उपलब्ध हुई है, ठीक है। विजयवाड़ा देखा जाए 7वां हवाई अड्डा है जहां पर उड़ान यात्री कैफे सेवा शुरू की गई है। इससे पहले देखें तो कोलकाता, पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और होलोंगी हवाई अड्डे ऐसे थे जहां पर इसको पहले से स्टार्ट किया जा चुका है, और विजयवाड़ा 7वां है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आईसीसी और यूनिसेफ का प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान। अब ये जो आईसीसी और यूनिसेफ है, इसका जो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यहाँ पर आईसीसी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं, यह आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात की जा रही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनिसेफ ने भारत और श्रीलंका में होने वाले 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो याद रखना ये प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है आईसीसी के साथ मिलकर, ठीक है, या आईसीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो क्रिकेट की लोकप्रियता के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित जल और हिंसा से सुरक्षा जैसे अधिकारों को बढ़ावा देना है। यहां पर देखा जाए अभियान के तहत क्रिकेट क्लिनिक, खिलाड़ियों के साथ बातचीत और लाइव प्रसारण के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। देखा जाए तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना है। ये जो अभियान है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये जरूर याद रखना, ठीक है। यूनिसेफ और आईसीसी के द्वारा ये जो स्टार्ट किया गया प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो स्मृति मंधाना और आयुष्मान खुराना, दो लोग हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। ये जरूर याद रखना, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। देखा जाए तो इसी अवसर पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देने पर बल दिया है, और यूनिसेफ ने बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्रिकेट की भूमिका को रेखांकित भी किया है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली एनसीआर और मुंबई में उच्चतम ओजोन प्रदूषण, चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर और मुंबई में देखा जाए तो उच्चतम ओजोन प्रदूषण दर्ज किया गया है। चर्चा करें यहां पर तो केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है सीपीसीबी, इसके रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 2023-24 में दिल्ली एनसीआर और मुंबई में ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण सबसे अधिक पाया गया है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किन शहरों में जो ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण होता है सबसे सर्वाधिक पाया गया? तो वो शहर कौन से है? दिल्ली एनसीआर है, और शहर कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर और महाराष्ट्र का मुंबई है। यहां पर देखा जाए जो ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण होता है ये सर्वाधिक पाया गया है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है। यहां पर हम बात कर लें 2024 की गर्मियों में दिल्ली एनसीआर में 57 निगरानी स्टेशनों में से 49 पर 1 घंटे के लिए ओजोन स्तर 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर दर्ज हुआ है, ठीक है। वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन से सूर्य की रोशनी में रासायनिक प्रतिक्रिया से बनने वाला यह ओजोन श्वसन समस्याएं पैदा करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाहन से और औद्योगिक उत्सर्जन जो होते हैं वहां से निकलने वाला, साथ ही साथ सूर्य की रोशनी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने वाला जो ये ग्राउंड लेवल ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण, ये स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, सांस लेने में समस्या उत्पन्न करता है, श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं इनसे, ठीक है। चलिए देखते हैं विशेषज्ञों ने इसे बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उत्सर्जन नियंत्रण पर बल दिया है। मतलब
जो उत्सर्जन होता है यहां पर देखिए वाहनों के द्वारा और औद्योगिक उत्सर्जन जो होता है इस पर कंट्रोल किया जाएगा, तभी माना जा सकता है कि ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण होता है इससे निपटा जा सकता है या कम किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मुखी बनी भारत की पहली वयस्क चीता। ये जो मुखी है इसका जन्म भारत में हुआ और पूरी तरीके से देखा जाए तो भारत में पली बढ़ी और अब देखा जाए ये भारत की पहली वयस्क चीता बनी है। ठीक है, चर्चा करते हैं। मुखी जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी 30 सितंबर 2025 को 915 दिन लगभग 30 महीने की हो गई है और देखा जाए तो इस प्रकार भारत की धरती पर पहली जन्मी चीता बनी है जो पूर्ण रूप से वयस्क हुई है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें अत्यधिक गर्मी के कारण अपनी 3 बहनों को खोने के बावजूद जो मुखी है वो जीवित रही और अब प्रजनन योग्य हो गई है। यहां पर चर्चा करें तो प्रोजेक्ट चीता में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये जो मुखी है ये निभाएगी, जिसका उद्देश्य भारत में चीताओं को पुनर्स्थापित करना था। और इसी वजह से देखा जाए प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया था, नामीबिया से चीते लाए गए थे, भारत में छोड़े गए थे और उन्हीं में एक जो मुखी है ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो भारत में जन्मी है। 915 दिन की ये हो चुकी है, लगभग देखा जाए तो ये यहाँ पर देखें तो लगभग 30 महीने की हो चुकी है और पूर्ण रूप से वयस्क हो चुकी है और ये साथ ही साथ देखा जाए तो ये प्रजनन योग्य भी हो गई है और इस प्रकार से ये भारत में जन्मी पहली बन गई है चीता, पूर्ण रूप से जो वयस्क है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। टाइफून बुआलोई। अब ये टाइफून बुआलोई है, यहां पर देखा जाए टाइफून बुआलोई से प्रभावित देश पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। ठीक है, कौन सा देश सबसे प्रभावित रहा, तो यहां पर देखा जाए वियतनाम। वियतनाम टाइफून बुआलोई से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत और 21 लोग लापता हो चुके हैं। यहां पर देखा जाए तो यह तूफान उत्तर मध्य तट से टकराने पर तेज बारिश, हवाएं और ऊंची समुद्री लहरें लाया, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण चीन सागर में लगी वियतनाम से लंबी तटीय रेखा इसे ऐसे तूफान और प्राकृतिक तथा अत्यधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो टाइफून बुआलोई है कहां पर आया था या कौन सा देश इससे प्रभावित रहा, तो वियतनाम इससे मुख्य रूप से प्रभावित रहा। उसी प्रकार से रागासा जो आया था उसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले बताया था। और अक्सर देखा जाए आपकी परीक्षाओं में जो तूफान होते हैं, चक्रवात होते हैं, इनसे सवाल जो आता है वो सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है। और आपके मुख्य परीक्षा में देखा जाए जैसे मेंस में, अब जब मुख्य परीक्षा आप दे रहे होते हैं तो वहां पर देखा जाए तो एक फेवरेट टॉपिक है जीएस पेपर 1 का। ठीक, जीएस पेपर 1 में देखा जाए तो चक्रवात, जो चक्रवात होता है, चक्रवात से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स होता है कि हर 2 साल में 1 साल में पूछे ही लेगा। ठीक है, रिपीट करके चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात और चक्रवात से रिलेटेड सवाल, प्रति चक्रवात से रिलेटेड सवाल आते ही रहते हैं। तो जब ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं तो 2-4 चक्रवात जो नाम है और किस देश को उन्होंने प्रभावित किया इसको जाने रहेंगे। वैल्यू एडेड मटेरियल में आपको कुछ नहीं करना है, पूरा आंसर आप लिखिए। सिंपल सा आपको सिर्फ कोने में एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर अपनी जितनी भी पॉइंट्स है प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट कर देना। इधर चक्रवात का नाम लिख देना और इधर प्रभावित देश सीधे सीधे ऐसे 4 लिख देना, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, वो वैल्यू एडेड मटेरियल हो जाएगा। ये समझो अकेले जितना कंटेंट आप लिखे रहेंगे उस कंटेंट में देखा जाए तो यही आपका 1 नंबर बढ़ा देगा। टीचर देख के प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, चक्रवात से रिलेटेड चीजें अगर जो लिख रहा है बच्चा तो करंट अफेयर से अवेयर भी है। करंट अफेयर में जो अभी हाल ही फिलहाल में जो टाइफून या चक्रवात जो आए हुए हैं उनसे भी अवेयर है, उसने अपने किताबों में या कॉपी में अच्छे से प्रेजेंट किया है। चलिए आगे देखते हैं जल प्रहार 2025 के बारे में। अब ये जल प्रहार 2025 से युद्धाभ्यास यहाँ देखा जाए तो जल प्रहार 2025 भारतीय नौसेना और सेना का पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित द्विवार्षिक संयुक्त उभयचर अभ्यास है। ठीक है, ये जो जल प्रहार है, जल प्रहार किसके किसके बीच, भारतीय नौसेना और जो भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी है, नेवी और आर्मी के बीच में पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित द्विवार्षिक संयुक्त उभयचर अभ्यास है। ये 2 चरणों में होता है। यहाँ पर देखा जो हार्बर फेज था ये कहाँ पर आयोजित किया गया, हार्बर फेज जो हुआ ये विशाखापत्तनम में हुआ। यहाँ पर देखें तो आईएनएस घड़ियल का प्रशिक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग और टीम बिल्डिंग गतिविधियां यहाँ पर सम्मिलित थी। सी फेज जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, काकीनाडा तट पर हुआ। यहाँ पर देखें तो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, साथ ही साथ बीपीएम वाहन, एसओपीज का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए तो अभ्यास का उद्देश्य क्या था, अभ्यास का उद्देश्य उभयचर अभियानों का संचालन, योजना, क्रियान्वयन और नौसेना सेना तालमेल को सुदृढ़ करना था, जिससे दोनों सेनाओं की तटीय उभयचर क्षमता प्रदर्शित हुई है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को मिला 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। अब यहां पर देखा जाए वर्ष 2025 के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को दिया गया है या किस राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया है। 4 ऑप्शन करके आपसे सवाल डायरेक्टली परीक्षा में पूछेगा, आपको आंख बंद करके आंध्र प्रदेश को टिक कर देना है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग जो है इसको मिला है वर्ष 2025 के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर पॉइंट क्या है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। ठीक, और यह पुरस्कार राज्य की नई पर्यटन नीति, पर्यावरण के अनुकूल राजधानी विकास, इको और एडवेंचर पर्यटन स्थलों के विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी, रोजगार सृजन और 103 एमओयूज के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि आंध्र प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है इसको 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए तो पर्यटन सलाहकार है निशिता गोयल। निशिता गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विभाग की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया है। देखा जाए तो यह उपलब्धि आंध्र प्रदेश के सतत पर्यटन विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में मील का पत्थर साबित होती है। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए क्लासिकल सिंगर, ठीक है, जो शास्त्रीय गायक है छन्नूलाल मिश्रा, इनका निधन हो गया है। अब ये छन्नूलाल मिश्रा जी से रिलेटेड जो पॉइंट है आइए देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाम इनका हो जाता है और इंपॉर्टेंट जो निधन है, ठीक, निधन से संबंधित जो सवाल होते हैं उनमें इनका नाम आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो शास्त्रीय गायक है। देखा जाए पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चर्चा करें तो वाराणसी घराने से जुड़े हुए जो छन्नूलाल मिश्रा थे अपने भजन और ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि देखा जाए ये भजन गायन और ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध थे। किस घराने से संबंधित है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा में। अगर कथन करके सवाल आया तो ये जरूर पूछेगा कि छन्नूलाल मिश्रा का संबंध लखनऊ घराने से था, ऐसा एक कथन दे देगा। ठीक है, और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पहला पॉइंट। तो ऐसे ही करके आपसे सवाल पूछेगा, जहां लखनऊ घराना लिखा वहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये किस घराने से संबंधित थे, ये वाराणसी घराने से संबंधित थे, बनारस घराने से संबंधित थे, ठुमरी गायन के थे। और देखा जाए आपने गाना सुना होगा होली खेले मसाने में, ठीक है, होली यहां पर देखिए खेले होली मसाने में, तो ये जो गाना है इसका ओल्ड वर्जन, अभी तो न्यू वर्जन चलता है, इसका जो ओल्ड वर्जन था वो इन्हीं के द्वारा गाया गया था। ठीक है, बहुत लोकप्रिय गाना है। उनका जन्म 3 अगस्त 1936 को आजमगढ़ के हरिहरपुर में हुआ था। 2014 लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक भी रहे थे। ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएम मोदी के द्वारा देखा जाए जब बनारस से अपना नॉमिनेशन फाइल किया गया था तो उस टाइम पे जब नॉमिनेशन कोई फाइल करता है तो उनको प्रस्तावक अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो छन्नूलाल मिश्रा थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉर्म फिल कर रहे थे पीएम मोदी सांसदी के लिए अपने बनारस से, तो वहां पर ये उनके प्रस्तावक बने हुए थे। ठीक है, चलो देखते हैं। 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट जरूर याद रखना कि इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो 2020 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल टाइम मैगजीन के टॉप 100 उभरते सितारों में शामिल। जो यशस्वी जायसवाल हैं ये टाइम मैगजीन के 100 उभरते सितारों में इनका नाम, इमर्जिंग स्टार्स में देखा जाए इनका नाम शामिल किया गया है। यहां पर चर्चा करें तो भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को टाइम मैगजीन के 2025 टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, परीक्षा आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि 2025 टाइम्स 100 नेक्स्ट में शामिल भारतीय क्रिकेटर कौन है। ठीक है, यशस्वी जायसवाल इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। वे सूची में जगह पाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। 23 वर्षीय जायसवाल, यशस्वी जायसवाल ने 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और वर्तमान में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं। उन्हें 2 अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में भी चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत यूरोप के 4 देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू। ठीक है, भारत और यूरोप के 4 देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये लागू हो गया है। देखा जाए तो भारत और यूरोप के 4 देश कौन कौन से 4 देश हैं, वो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टाइन। ठीक है, कहीं कहीं पर आप लिंकेस्टीन भी देखेंगे लेकिन लिंचेस्टाइन वैसे पढ़ा जाता है इसको। यहां पर देखा जाए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। देखा जाए तो यह भारत और इन विकसित यूरोपीय देशों के साथ पहला एफटीए है। ठीक है, याद रखना भारत और जो यूरोपीय देश है उनके बीच में पहला एफटीए किन 4 देशों के साथ लागू हुआ है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टाइन के साथ लागू हुआ है। यहाँ पर देखा जाए निवेश व रोजगार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, तो अगले 15 वर्षों में जो यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ईएफटीए है, ये देश भारत में 100 अरब डॉलर यानी कि लगभग देखा जाए 8.86 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे करीब 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी। यहाँ पर जो शुल्क छूट है वो कितना है, यहाँ पर देखें तो जो ईएफटीए है
EFTA ने भारत में 99.6% निर्यात जो है देखा जाए इन पर शुल्क छूट प्रदान की है। 99.6% जो निर्यात करेगी उन पर शुल्क की छूट प्रदान की है। साथ ही साथ देखा जाए भारतीय रियायतें क्या है, तो भारत ने भी 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायतें प्रदान की है। अभी तक जो 82.7% टैरिफ लाइन थी उन पर भारत द्वारा भी रियायत प्रदान की गई है। आगे देखें, यह समझौता भारत यूरोपीय आर्थिक सहयोग को नई गति देगा और साथ ही साथ निवेश तथा रोजगार बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने 100वें आरएसएस स्थापना दिवस पर सिक्का जारी किया। यहां पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया 100वें आरएसएस स्थापना दिवस के अवसर पर। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यहां पर देखें तो सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरी तरफ शेर पर बैठी भारत माता और संघ कार्यकर्ताओं की छवि बनी हुई है। देखा जाए तो यह पहली बार है जब किसी सिक्के पर भारत माता की तस्वीर अंकित की गई है। साथ ही शताब्दी समारोह में आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष डाक टिकट भी यहां पर जारी किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तेजस विमान के लिए हेल का चौथा इंजन प्राप्त हुआ है। HAL का चौथा इंजन तेजस विमान के लिए प्राप्त हो गया है। यहां पर चर्चा करें तो 1 अक्टूबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिकी कंपनी GE से चौथा इंजन मिला है। अमेरिकी इंजनों की डिलीवरी में देरी के कारण देखा जाए तो हेल अभी तक कोई तेजस विमान वायुसेना में नहीं दे पा रहा था। अब नवंबर 2025 तक भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सौंपेगा। ठीक है, चौथा इंजन मिल गया और इस वजह से देखा जाए तो अब 2 तेजस मार्क 1 जो हेल है वो भारतीय वायुसेना को सौंप देगा। सरकार ने फरवरी 2021 में 83 तेजस मार्क 1 खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था। ठीक, तो याद रखना कि 83 तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए कितने रुपए का समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, तो 48,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेलवे की पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है। रेलवे की पहली कंटेनर ट्रेन सेवा स्टार्ट हुई है। चर्चा कर लेते हैं क्या पॉइंट है। तो देखा जाए 1 अक्टूबर को रेलवे ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पहली कंटेनर ट्रेन सेवा स्टार्ट की है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ये ट्रेन हफ्ते में 2 बार दिल्ली से ICD तुगलकाबाद से चलकर आगरा और कानपुर होते हुए कोलकाता के CTCS टर्मिनल तक जाया करेगी। ठीक है, तो यहां पर देखें ये कहां से कहां तक जाएगी, दिल्ली के तुगलकाबाद से चलकर कोलकाता तक जाएगी। और ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारत की पहली या रेलवे की पहली कंटेनर ट्रेन है, ये रेलवे की पहली कंटेनर ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी। ठीक, कहां से कहां तक, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो किसान रेल से रिलेटेड सवाल हो, ठीक है, या पहली फल ट्रेन कहां से कहां, या देखा जाए यूरिया से रिलेटेड ट्रेन जो चली थी उसके बारे में पूछा गया, रुद्रास्त्र के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी मालगाड़ी के बारे में कहां से कहां चली, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और रेलवे से रिलेटेड सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं जब कोई रेलवे के द्वारा ऐसा कोई इवेंट किया जाता है जो पहली बार हुआ। जैसे अभी देखा जाए तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है उसके द्वारा बनारस में 70 मीटर तक देखा जाए जो रेलवे ट्रैक था उसमें जो सोलर पैनल बिछाई गई थी उससे रिलेटेड सवाल संभावित है कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो रेलवे में देखा जाए पहली बार ऐसी कोई कीर्तिमान रेलवे के द्वारा स्थापित किया जाता तो वो सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनमें देखा जाए उसी क्रम में ये जो रेलवे की पहली कंटेनर ट्रेन है इसके बारे में पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है, देखा जाए तो सेवा 120 घंटे में तय समय की ट्रांजिशन पूरा करेगी और तुगलकाबाद से कानपुर तक माल ढुलाई में शुल्क में छूट भी दी जाएगी। ठीक, चलो आगे चलता यहां पर देखें, चर्चा करते हैं। कनाडा की जो विदेश मंत्री है कौन है, भारतीय मूल की है, अनीता आनंद इनका नाम है। ये भारत दौरे पर आएंगी। ठीक है, और इनसे इनके दौरे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 13-14 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगी। देखा जाए तो भारत और कनाडा के जो रिश्ते खराब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो के कारण से, और उसको देखा जाए वापस से अपने ट्रैक पर लाने के लिए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। यहां पर देखा जाए तो हाल ही में न्यूयॉर्क में UNGA सत्र के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने भारत कनाडा संबंध सुधारने की चर्चा की थी। देखा जाए तो इस दौरान जयशंकर UN महासचिव एंटोनियो गुतेरस से मिले थे, साथ ही साथ सऊदी विदेश मंत्री जो प्रिंस फैजल बिन फरहान थे उनसे भी बातचीत की थी। और अब अनीता आनंद आ रही है भारत, और देखा जाए तो भारत और कनाडा के रिश्तों को मजबूत करने पर एक विशेष पहल स्टार्ट की जाएगी। आगे चर्चा करते हैं विमेंस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत।
अब ये जो विमेन्स क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप है 2025, इसकी शुरुआत हो गई है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखा जाए तो 30 सितंबर से विमेन्स क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप भारत में शुरू हुआ है और पहला मैच कहां पर खेला गया? तो पहला मैच गुवाहाटी के बसरापारा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। यहां देखें तो टूर्नामेंट में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला कब होगा? तो ये 2 नवंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि विमेन्स क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, किस देश में किया गया? तो भारत में इसका आयोजन किया गया था। और पहला मैच कहां पर खेला गया था? पहला मैच जो था गुवाहाटी के बसरापारा में खेला गया था। ठीक है, किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच आयोजित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया है। अब ये पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा है, इनका निधन हो गया। यहां पर देखा जाए तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का 30 सितंबर को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखा जाए तो वे 1980 में दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे। ठीक है, दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे। मल्होत्रा 5 बार के सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इन्होंने हराया भी था। ठीक है, 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्होंने पराजित किया था, मतलब चुनाव में हराया था। 2008 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया था। ठीक है, 2008 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने देखा जाए तो दिल्ली से शीला दीक्षित उसमें जीती थी, लेकिन देखा जाए तो यहां पर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। किसको? विजय कुमार मल्होत्रा को। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका के द्वारा कितने परसेंट जो फिल्में, विदेशी फिल्में, उन पर कितने परसेंट टैरिफ लगाया गया? तो 100% टैरिफ लगाया गया। यहां पर देखा जाए 29 सितंबर को अमेरिका की विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रुथ सोशल है वहां पर इसकी जानकारी दी। देखा जाए तो उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियों ने अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्रीज को चुरा लिया है। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर यह टैरिफ लागू होगा, हालांकि इसका दायरा और लागू करने का तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं है। ट्रंप का कहना यह है कि जितनी भी फिल्में आपको बनानी है, अमेरिका में दिखानी है, वो फिल्म अमेरिका में ही बनी होनी चाहिए। होता क्या है कि चीन में बनी हुई फिल्में या फिर कहीं और बनी हुई फिल्में अमेरिका में दिखाई जाती हैं, और हॉलीवुड, जैसे हॉलीवुड का जैसा नाम था, तब हॉलीवुड की फिल्में भी देखा जाए तो चीन में बनना स्टार्ट हो गई या कहीं अन्य देशों में बनना स्टार्ट हो गई। और देखा जाए तो बजट फ्रेंडली उनको जहां लगता है वो बनाते हैं और फिर उसको अमेरिका में प्रचारित प्रसारित करते हैं। ठीक है, लेकिन अब कहा है ट्रंप ने कि ऐसा नहीं होगा। आपको अगर हॉलीवुड मतलब अमेरिका में फिल्में दिखानी है तो आपको यहीं पर अमेरिका के अंदर ही बनाना होगा। और इसकी वजह से देखा जाए तो 100% जो बाहर से बनी हुई फिल्में हैं उन सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीन में हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज शुरू हुआ है। ठीक है, ये जो हुआजियांग ग्रांड कैनियन है इसकी शुरुआत हुई है। चर्चा करते हैं। देखा जाए तो 28 सितंबर को चीन के गुइजो प्रांत में देखा जाए हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। देखें तो यह पुल एक नदी और विशाल घाटी के ऊपर बनाया गया है और 625 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन गया है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 625 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसी के साथ देखा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये बन गया है। इससे पहले देखा जाए तो 565 मीटर ऊंचा बेईपानजियांग ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा पुल था, जो अब दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले कौन सा था? देखा जाए तो पहले था बेईपानजियांग ब्रिज, ये पहले विश्व का सबसे ऊंचा पुल था और अब ये दूसरे नंबर पर हो गया है। पहले नंबर पर कौन सा हो गया? हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज। ठीक, याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित ब्रिज कौन सा है? हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज। ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, चीन में अवस्थित है और इसकी टोटल हाइट कितनी है? 625 मीटर इसकी हाइट है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, देखा जाए नया ब्रिज चीन की कठिन पहाड़ी इलाकों के बीच संपर्क को और अधिक सुगम बनाएगा। ये जो ब्रिज है ये क्या करेगा? जो चीन के कठिन पहाड़ी इलाके हैं उनके बीच में देखा जाए आपसी संपर्क को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। अब आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? पटना, भोपाल, जयपुर या लखनऊ में? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025। मैं आपको हिंट देता हूं, इसका देखा जाए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। अब आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत भूटान क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी? 25,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,033 करोड़ या 5200 करोड़ रुपए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उड़ान यात्री कैफे की नई सुविधा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? यानी कि देखा जाए कि जो सातवां हवाई अड्डा कौन सा है जहां पर यह परियोजना स्टार्ट की गई है? उड़ान यात्री कैफे परियोजना। ठीक है,
देखा जाए तो चेन्नई, विजयवाड़ा, पुणे या अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 4 है आईसीसी यूनिसेफ का प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है? पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, अंडर 19 विश्व कप 2024 या एशिया कप 2025, किससे जुड़ा हुआ है ये आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए यहां पर तो सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में उच्चतम ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण दर्ज हुआ है? चेन्नई, दिल्ली एनसीआर और मुंबई, लखनऊ और पटना, हैदराबाद और बेंगलुरु। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कहां पर इसको दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत की धरती पर जन्मी पहली वयस्क चीतामुखी कहां पली बड़ी है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, गिर अभ्यारण्य में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में या फिर यहां देखा जाए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइफून बुआलोई से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा? ये सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में डायरेक्टली इसको पूछ सकता है। चीन में, जापान में, वियतनाम में या फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 8 है जल प्रहार 2025 अभ्यास किन सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? थल सेना और वायुसेना का, नौसेना थल सेना का, नौसेना वायुसेना का या बीएसएफ और नौसेना का। ठीक है, किसका संयुक्त अभ्यास है? ऑपरेशन जल प्रहार। यहां पर देखा जाए जल प्रहार अभ्यास 2025, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। और 9वां सवाल क्या कह रहा है? 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को मिला है? केरल को, गुजरात को, आंध्र प्रदेश को या राजस्थान को। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही है आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यशस्वी जायसवाल को टाइम मैगजीन के 2025 टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? राजनेता, क्रिकेटर, अभिनेता या उद्यमी। ठीक है, तो ये 10 सवाल हैं, इन 10 सवालों का उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक करिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं यहां पर आप इनका उत्तर जरूर देंगे। और साथ ही साथ जो प्रश्न ऐप पर लगे होते हैं क्विज के फॉर्मेट में, टेस्ट के फॉर्मेट में, वहां पर देखा जाए इन प्रश्नों से भिन्न प्रश्न वहां पर लगे होते हैं। जिस प्रकार प्रश्न यहां लगे होते हैं इनसे इतर दूसरे प्रश्न वहां पर लगे होते हैं। तो एक ही दिन में देखा जाए तो 10 प्रश्न आप यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10 प्रश्न जाके कथन कारण वाले और सुमेलित करने वाले अन्य विभिन्न प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर प्रश्न लगे होते हैं। ठीक है, तो एक ही दिन में 10 यहाँ और 10 वहाँ, 20 प्रश्न की प्रैक्टिस आप करते हैं। साथ ही साथ पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मासिक पैकेज जो हमारा अक्टूबर महीने का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद सारी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।